So good morning everyone and welcome back to the second lecture of binomial theorem. पिछले लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ कर लिया था बाय यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. हमने कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जानी और साथ साथ TR+1 भी लिखा, NCR x की पावर n माइनस आर y की पावर r. और फिर हमने शायद ये भी जानना सीखा कि ये भी सीखा कि r टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो उसके लिए दो तरीके हैं, वो भी बता दिया मैंने आपको. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसी यात्रा में. तो मैं आज सबसे पहले आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये बता दूं कि कोएफिशिएंट और बाइनोमियल कोएफिशिएंट में फ़र्क होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 2x + 3y टू द पावर 5, तो जब आप इसे एक्सपैंड करेंगे यू विल गेट 5c0 2x to the power 5 plus 5c1 2x to the power 4 3x to the power 1 3y to the power 1 फिर plus 5c2 2x to the power 3 3y to the power 2 फिर 5c3 2x to the power 2 3y to the power 3 and 5c4 2x and 3y to the power 4 plus 5c5 3y to the power 5 ऐसा आएगा. ठीक है, अब अगर मैं पूछूं फाइंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ say x y to the power 4, and the answer in this case will be 5c4. That will be the binomial coefficient. Whereas if I ask you the coefficient of x y to the power 4, then the coefficient of x y to the power 4 will be 5c4 into 2 into 3 to the power 4. तो दोनों में फ़र्क है बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट में. कोएफिशिएंट मीन्स अगर आप x और y इसको अलग कर दें तो वट एवर द न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज मल्टीप्लाइड टू इट इज नोन एज द कोएफिशिएंट. एंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट मीन्स द कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट विच अराइजेस आउट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम 5c4. सो दैट इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. तो ऐसा एक बार IIT में हो चुका है जब IIT ने एक बार पूछा कि फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, फाइंड द सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स. तो लोग वहाँ कंफ्यूज हुए कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट में क्या अंतर है. तो जैसे हम यहाँ पूछें फाइंड सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स occurring in expansion of 2x plus 3y to the power 5. तो आप जानते हैं जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे वो क्या आएंगे 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5. तो यहाँ जो सम होगा 5c0 5c1 से लेकर 5c5, और ये पिछले लेक्चर में पढ़ा ये कितना होता है 2 की पावर 5. और अगर पूछा जाए फाइंड सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स occurring in expansion of 2x plus 3y to the power 5, यानी सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है, अब वो चाह रहा है 5c0 into 2 की पावर 5 प्लस 5c1 2 की पावर 4 into 3 प्लस 5c2 2 to the power 3 into 3 to the power 2 and so on. इन सब का सम चाह रहा है. तो क्या ये 2 to the power 5 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ कोएफिशिएंट्स का सम पूछा है, ना कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का. सो यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट्स अकरिंग. तो उसका एक ब्यूटीफुल तरीका है, वो ये है, मैं ये हटा रहा हूँ सेकेंड वाला पार्ट. तो अगर आपको सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए किसी टर्म में, इफ यू नीड जस्ट द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं, जस्ट द कोएफिशिएंट, इफ यू नीड जस्ट द कोएफिशिएंट, तो अगर मैं यहाँ x को 1 रख दूँ तो सोचो क्या बचेगा 5c0 2 की पावर 5,
5 से 0 2 की पावर 5, ये तो कोफिशिएंट बच गया यार इसका। यहाँ पर भी x को 1 रख दूँ और y को भी 1 रख दूँ, तो गौर से देखो क्या बचेगा, 5c1 2 की पावर 4 3 इंटू 3, वो भी बाइनोमियल, वो भी कोएफिशिएंट बच गया। यानी कुल मिलाकर मुझे सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है, तो क्या करूँ, बेस्ट वे आउट इज पुट x and y both as 1. So when I put 1, I get 5 to the power 5, and that is equal to nothing but 5c0 2 to the power 5. ये पहला कोएफिशिएंट है, ये दूसरा कोएफिशिएंट है, ये तीसरा कोएफिशिएंट है 2 to the power 3 3 स्क्वायर, और ये यात्रा चलेगी लास्ट में, ये लास्ट कोएफिशिएंट है। सबका सम कितना आ गया, 5 की पावर 5, दोनों डिफरेंट है, वो 2 की पावर 5 आया था, ये 5 की पावर 5। तो ध्यान रखें बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है और कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स, दैट इज एनसीआर टाइप के जो भी कोएफिशिएंट्स हैं वो। और बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, सॉरी कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, एवरी टर्म, every numerical value which is multiplied to the given variable, to the given power of given variable से जो multiply होगी, उस वो जो numerical value होगी, ठीक है, उस value क्या बोलेंगे, coefficient बोलेंगे। क्लियर है अच्छे से, बिल्कुल। तो जैसे ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इन x plus y to the power n, where n belongs to natural। तो अगर हमें इसमें मिडिल टर्म चाहिए तो मिडिल टर्म होगी, दो केस होंगे, केस 1 if n is even, and case 2 if n is odd। तो आप एक चीज़ जानते हो कि x प्लस वाई की पावर n के एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आती हैं, n प्लस 1। और दूसरी चीज़ ये जानते हो, हर ऑड में 1 जोड़ दिया जाए तो इवन बन जाता है, और हर इवन में 1 जोड़ दिया जाए तो वो ऑड बन जाता है। तो n इज इवन, दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 1, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स भी n प्लस 1, यहाँ भी n प्लस 1 होगी। लेकिन ये क्या होगा, ये तो इवन होगा, और ये क्या होगा, ऑड होगा। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती हैं तो आप जानते हो देयर इज अ यूनिक मिडिल वैल्यू। 5 टर्म में मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, थर्ड विल बी द मिडिल वैल्यू। 7 में मिडिल वैल्यू कौन सी होगी, 4th। तो कैसे, 7 + 1/2। सो इन दिस केस दिस इम्प्लाइज मिडिल टर्म इक्वल टू n + 1 बाय, मतलब उसमें +1 और करना पड़ेगा हमें, ये ऑड नंबर है ना, इसमें +1 n + 1 तो it will be like n + 1 + 1/2, that is this, that is n + 2/2th। तो यानी कि मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म विल बी t n/2 + 1, that will be the middle term in this case, n/2 + 1, that will be the middle term। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन है। और आप जानते हैं जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती हैं तो देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। जैसे अगर मैं बात करूँ 6 में, तो 6 में मिडिल टर्म कौन कौन सी होंगी, 3rd और 4th। तो यहाँ पर 3rd और 4th, तो 6/2 3rd + 1 4th। 8 में मिडिल टर्म कौन सी होगी, 4th and 5th, 8/2 + 1। तो यहाँ पर मिडिल टर्म्स, यहाँ 2 मिडिल टर्म होंगी, एक तो होगी n + 1/2th and n + 1/2th + 1th। These will be the middle terms. So that is middle terms is equal to t n + 1/2 and t n + 3/2. So this is when n is odd. I hope you have got this.
ध्यान रखें मिडिल टर्म हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए ये हटाते हैं अब। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड टर्म इन्वॉल्विंग x cube in 2x square minus 1 upon 3x to the power 6। इसमें टर्म चाहिए जिसमें क्या हो, x क्यूब आता हो। तो लेट अस प्रोसीड। मान क्या लेते हैं, मान लेते भाई x क्यूब किसी टर्म में आएगा अगर, तो लेट x क्यूब अकर इन tr+1। मान लेते हैं tr+1 में आता है, तो tr+1 होगा क्या, it will be 6cr 2x square to the power, दोनों का डिफरेंस, minus 1 upon 3x to the power r, so that is 6cr 2 to the power 6 minus r, x की पावर 12 minus 2r and minus 1 to the power r upon 3 to the power r x to the power r. So that is 6cr 2 to the power 6 minus r minus 1 to the power r 3 to the power r, ये तो अलग लिख दो, और x to the power 12 minus 3r, ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। हमें चाहिए x क्यूब वाली टर्म कौन सी होगी, तो यार ये x क्यूब वाली टर्म वो होगी जहाँ पर ये पावर किसके इक्वल हो जाए, 3 के। So 12 minus 3r should be 3. So r is equal to 9 by 3. r 3 हो गया। This implies x क्यूब कौन सी टर्म में आएगा, x क्यूब occurs in फोर्थ टर्म, यानी t4, और वो कितनी होगी, 6c3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 with a negative into x cube minus 6c3 8 by 27 x cube, ये हो जाएगी बेटा। आई थिंक क्लियर हो गया, ये समझ गया अच्छे से, काफ़ी आसान है, कुछ खास मुश्किल है नहीं। चलो अगला प्रॉब्लम करते हैं। Find term independent of x in 2x square minus 1 upon 3x to the power 6। हम इसमें टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो अगर मुझे इंडिपेंडेंट ऑफ x टर्म चाहिए, सो लेट tr+1, मतलब बिल्कुल वैसे ही है यार, तो बेटर तो ये रहेगा आप वीडियो स्टॉप करके खुद कर लें। लेट tr+1 भी इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो tr+1 लिखता हूँ 6cr 2x स्क्वायर टू द पावर 6 माइनस r इंटू माइनस 1 अपॉन 3x, सेम क्वेश्चन है दोबारा से, टू द पावर r। ठीक है, फटाफट लिख देता हूँ 6cr इंटू 2 टू द पावर 6 माइनस r 3 टू द पावर r माइनस 1 टू द पावर r इंटू x टू द पावर 12 माइनस 3r। तो 12 माइनस 3r, इस पावर को क्या रख देंगे 0, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, यानी उसके अंदर x आना ही नहीं चाहिए, यानी x की कितनी पावर आनी चाहिए 0। सो r इज इक्वल टू 4। सो दिस इम्प्लाइज फिफ्थ टर्म is independent of x. So if I write down t5, so it will be 6c4 and 2 to the power 2, so that will be 4, and 3 to the power 4, that is 3 to the power 4 is 81, और माइनस 1 की पावर 4 पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। आई होप ये क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप कोई बोले फाइंड द टर्म कंटेनिंग एक्स क्यूब एक्स की पावर 6, सब फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, बस आप पावर को इक्वेट करते जाइए।
चलें, find the middle term terms in expansion of x plus 1 upon x to the power 7. इसमें मिडिल टर्म या टर्म्स फाइंड करनी है, तो उसमें नंबर ऑफ x प्लस 1 अपॉन x लिखा है और टू द पावर कितना लिया है, 7 दिया है। तो एक बार पावर देख लें, 7 है। तो आपको यहाँ नंबर ऑफ, यहाँ पर आपको मिडिल टर्म्स पता नहीं है, व्हाट विल बी द मिडिल टर्म्स। तो चलिए देखते हैं, वी हैव टू फाइंड द मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पर अगर मिडिल टर्म चाहिए तो यहाँ मिडिल टर्म आएंगी, मिडिल टर्म विल बी T4 and T5. These will be the two middle terms. ये middle terms होंगी, ठीक है। तो T4 that will be 7C3 और ये 7C4 और ये कितना होगा, x की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब और ये हो जाएगा x टू द पावर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4। सो मिडिल टर्म आ गई 7C3 इंटू एक्स और एक आ गई 7C4 इंटू 1 अपॉन एक्स। सो दीज आर द टू मिडिल टर्म्स। तो दो मिडिल टर्म्स आ, ठीक है, क्लियर है, सिंपल से था। तो बस ये तो इसलिए कहते हैं हाँ, ताकि हम अच्छे से समझ जाएं कि मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। Find n if ratio of seventh term from beginning to seventh term from end in the expansion of two to the power 1 by 3, 3 to the power minus 1 by 3 to the power n is 1 upon 6. So to find n if 7 term from beginning and 7 term from end in the expansion of this is this ratio ये हो। तो चलो T7 and T dash 7, this is 7 term from beginning, this is 7 term from end। तो 7 term from beginning will be NC6 into 2 to the power n minus 6 by 3, ये दोनों का डिफरेंस, और 3 to the power minus 2 and to the, क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय, आई होप ये क्लियर है। फिर फ्रॉम द एंड रिवर्स द बाइनोमियल, तो बाइनोमियल को रिवर्स कर दिया, यानी अब ये x बन गया, ये y बन गया, यानी अब आएगा 3 to the power नेगेटिव ऑफ n minus 6 by 3 into 2 to the power into 2 to the power n minus 2 to the power 6 and by 3 to 2 to the power 2। एक बार अच्छे से देख लो, हमने बाइनोमियल को रिवर्स किया, ये फर्स्ट टर्म बन गई, ये फर्स्ट, ये x हो गया और ये y हो गया। तो NCR x to the power n minus r into y to the power r and this is 1 by 6। तो ये और ये गया और ये हो गया 2 to the power कितना, देखो, this becomes 2 to the power
n minus 6 by 3 minus 2, and this becomes 3 to the power n minus 6 by 3 minus 2 is equal to 6 to the power minus 1। आराम से देख लो, ये पावर ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दी हमने, ये पावर ऊपर ऐड हो गई क्योंकि माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा। सो दोनों में पावर से मैंने ये बन गया 6 टू द पावर n minus 12 by 3 is equal to 6 to the power minus 1। तो n minus 12 equal to minus 3, so n is equal to none। ये n फाइंड करना था, क्लियर है? सो दिस इज क्लियर अगेन। अगला प्रॉब्लम करते हैं एक और, टू हैव अ फील ऑफ व्हाट वी आर सेइंग नाउ। Find term independent of x in 1 plus x to the power m into 1 plus 1 upon x to the power n। इसमें हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। चलो देखते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो ये लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर m इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n। ठीक है, हमने इसको लिखा, वी री राइट दिस, ये बन गया 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n। तो आप समझ सकते हैं कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x तब आएगा जब ऊपर में x की पावर n और वो x की पावर n नीचे से कैंसिल आउट हो जाए, तो हमारे पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। इसका मतलब टर्म कंटेनिंग x टू द पावर n इन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n इज, आप समझ सकते हैं x की पावर n चाहिए तो आप जानते हैं कि आपके पास NCR इंटू 1 टू द पावर n माइनस आर और x की पावर आएगा और यहाँ m प्लस n आएगा, x की पावर आएगा r, ये आएगा इस r को कितना रख दें, n रख दें, क्योंकि हमें n चाहिए ऊपर, x की पावर n चाहिए। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, तो क्लियर हो गया, टर्म containing x to the power n in this will be given by NCR for r equal to n। So this implies the answer would be m plus n Cn। क्यों? जैसे r n होगा तो m plus n Cn और ऊपर x की पावर n आ जाएगा और नीचे x की पावर n है, दोनों कट जाएंगे तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर है भाई? बिल्कुल। चलो एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। Find the greatest value of the term independent of x in x sin alpha plus 1 upon x cos alpha to the power 10 अल्फा बिलोंग्स टू आर। तो हमें इसमें जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स
तो आप समझ सकते हैं कि टर्म इंडिपेंडेंट तब आएगी जब इसकी पावर और ऊपर इसकी पावर सेम होगी। सही बात। जो पावर इसके हिस्से में आती है बची हुई पावर इसके हिस्से में आ जाती है, ये भी जानते हैं क्यों। NCR x की पावर n माइनस आर, वाई की पावर r, तो y के हिस्से में r आई तो x के हिस्से में कितनी आएगी n माइनस आर। दोनों के हिस्से बराबर बराबर आनी चाहिए क्योंकि ये x है और ये y है। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कब आएगी? जब दोनों के हिस्से में बराबर पावर आएगी, यानी कि दोनों के हिस्से में 5 पावर आएगी। यानी जो टर्म इंडिपेंडेंट होगी इज T6 एंड दैट विल बी 10C5 x, या फिर वो पूरा कर लो काम हम जो बताया था 5 cos alpha upon x to the power 5। क्लियर हो गया? तो दैट इज इक्वल टू 10C5 into sin into cos to the power 5। This is 10C5 upon 32 into sin 2 alpha to the power 5। ये आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ T6 will be 10C5 upon 10C5 by 32। ये 1 हो जाना चाहिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो दैट इज इट। तो चलो आज एक और प्रॉब्लम करते हैं। In the expansion of four to the power 1/3 plus 1/6 to the power 1/4 to the power 20, which of the following holds good? Hold good. So it is more than one correct. Number A option is number of irrational terms. Equal to 19. Option B is middle term is irrational. C is number of rational terms equal to 2. D is number of irrational terms equal to 17. So let us do this. अच्छा रहेगा वीडियो स्टॉप करके खुद करें। तो चलिए देखते हैं। तो इसकी TR+1 लिख लेते हैं पहले। TR+1 will be 20 CR into 4 to the power 20 minus R by 3 and into 1/6 to the power R by 4. So I take this as 20 CR, 2 to the power 40 minus 2R by 3, 2 to the power 2 लिख दिया, 40 minus 2R by 3, और यहाँ से 2 की पावर R by 4, तो माइनस R by 4 डिवाइडेड बाई 3 to the power R by 4। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो इट विल बी 20 CR 2 to the power 160 minus 11R by 12। एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ आएगा 4 to 8 minus 3 11 and by 3 R2 3 to the power R by 4। ये बिलोंग करना चाहिए एक रैशनल नंबर। लेट अस फाइंड आउट द रैशनल टर्म्स। कितनी रैशनल टर्म्स हैं? क्योंकि एक बार रैशनल टर्म्स पता चल गई तो ऑब्वियस सी बात है रैशनल टर्म्स ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 21। तो एक बार नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स मिल जाएंगे तो इरैशनल टर्म्स अपने आप मिल जाएंगे। तो यहाँ पर
अगर ये रैशनल है तो सबसे पहली बात ये 3 के ऊपर जो रूट है, फोर्थ रूट है, ये हटना चाहिए. सो r should be a multiple of 4, should be a multiple of 4. पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ जो हमें समझ में आती है वो ये होना चाहिए कि 160 minus 11r by 12, this should be some integer. ये वो इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, तो चलो r क्या क्या हो सकता है, और r कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर 20 तक. तो 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8, 12, 16 या फिर 20. तो यानी ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली हमने. पहली कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, r ये हो सकता है. अब नाउ लेट अस सी वेदर द सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड और नॉट. 0 रखेंगे 160 बाई 12, 1240 नहीं आता. 44 माइनस करेंगे, इफ आई सब्ट्रैक्ट 44 आई गेट 112. 44 116, देख लो 116 आ जाएगा, बिल्कुल 116 डिवाइड बाई 12, नहीं, काम नहीं बना. 88 72, यस, वेरी गुड, दैट इज feasible, क्योंकि 88 minus 60 that will give you 160, that is 72, and 72 is divisible. 12 ये हो गया 132 and minus 160, नहीं बात बनी. 16 176 minus 20, 176 minus 160, नहीं बात बनी. 220 minus 60, बिल्कुल -5, बात बन गई. सो दिस इज इट. इसका मतलब कितने टर्म्स रैशनल हुए, 2 टर्म्स रैशनल हुए. देयर आर 2 टर्म्स विच आर रैशनल. दीज आर 8, r equal to 8 and r equal to 20. यानी कि एक तो 9वीं टर्म और एक 21वीं टर्म रैशनल है. तो इसका मतलब T9, T21 बिलोंग टू रैशनल. तो बाकी सभी टर्म क्या होंगी, इरैशनल. तो नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स 2. टोटल टर्म कितनी थी, टोटल टर्म थी 21 में से 2 गया 19, यानी 19 टर्म रैशनल इरैशनल है. मिडिल टर्म होगी, देखो वहाँ 21 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 21, तो मिडिल टर्म यूनिक होगा. तो 21 में जो मिडिल टर्म आएगी वो होगी 11वीं मिडिल टर्म आएगी. तो 11वीं मिडिल टर्म 11वीं तो इसमें नहीं है, यानी वो इरैशनल होगी, यानी ये भी सही हो गया. नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स है 17, ये गलत हो गया. क्लियर हुआ भाई, ठीक है. तो ये हुआ. तो आज के लिए इधर तक ही रखेंगे. अब आप चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 1 में ये हम डिस्कस नहीं करेंगे. डेफिनेटली वो शीट का सोल्यूशन आपको वेबसाइट पे दे रखा है, आप देख सकते हैं. लेकिन फिर भी मैं बता के जा रहा हूँ कि आप अब क्या कर सकते हैं. ठीक है, होमवर्क बता रहा हूँ कि व्हाट यू कैन ट्राई. तो आप एक्सरसाइज 1 में you can try with question number 1 to question number 5. Question number, आप एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 ये कर सकते हैं. फिर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3 ये कर सकते हैं. बस अपनी यही कर लें. और साथ में डू योर सेल्फ, यू कैन ट्राई विद डू योर सेल्फ 1. एक मिनट,
डू योरसेल्फ 1, डू योरसेल्फ 2। सो दैट इज़ द होमवर्क। आप ट्राई करें और फिर जो वेबसाइट पे दे रखा है वो सॉल्यूशन कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।